हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 62 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे पहला टॉपिक जो है समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक क्या है। दोस्तों यह संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से है। अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको क्या होगा, जीएस के 4 पेपर में इन सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जैसे संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इतिहास, कला एवं संस्कृति, आंतरिक सुरक्षा। इन सभी टॉपिक को आपको जीएस के 4 पेपर जो है, इन चारों पेपर के लिए इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। लेकिन क्या है कि इन सभी टॉपिक से जो रिलेटेड जो करंट अफेयर्स जो घटनाएं घटती है, ठीक है, तो उसको भी आपको साथ में लेकर चलना है, तभी आपका जो तैयारी है वह पूर्ण हो पाएगी। दोस्तों तो इसके लिए क्या है कि आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक जो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से है, इसमें चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में। तो हाल ही में संसद द्वारा समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल को पारित किया गया है। दोस्तों यह क्या है और इसमें किन किन बातों को मुद्दा को देखना है, जैसे कि समुद्री जल दस्युता दंड का प्रावधान क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी है इसकी, और क्या है यूएनसीएलओएस, और न्यायालयों का क्षेत्राधिकार इसमें क्या है। इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे तो इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसके जो संभावित प्रश्न है उसको देखते हैं कि भारतीय समुद्री सीमा से आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में बढ़ते जल दस्युता के मामलों से निपटने हेतु भारत सरकार के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो यह दोस्तों यह संभावित प्रश्न है इससे। अब इस टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों अगर इसके पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टेलीग्राम के लिंक यूट्यूब चैनल के अबाउट में आप जाके देखेंगे तो वहां दिया गया है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों तो देखते हैं इसकी जो प्रमुख बिंदु है उसको। तो यह विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र यानी डीप सी में समुद्री डकैती जल दस्युता के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। समुद्र में जिस तरह से डकैती होती है मछलियों का या विभिन्न जैसे जो जलपोतों का, छोटे छोटे जहाजों का, इस तरह से जो छीन छोर होता है और मछलियों की जो चोरी होती है, ठीक है, किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के कोई दूसरे देश वाले वहां से मछलियां निकाल लेती है, तो इस तरह के लिए जो विधेयक लाया गया है वह है समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक। इसमें जो इस विधेयक के प्रावधान अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड की सीमा अर्थात भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक के जल क्षेत्र से आगे के समुद्र पर लागू होते हैं और भारत से लगभग 200 मील तक की दूरी है समुद्र में, वहां से आगे तक की यह क्या होती है, लागू होती है इस तरह के क्षेत्र, ठीक है, इस तरह के विधेयक। उसके बाद क्या है कि समुद्री जल दस्युता क्या है। सबसे पहले तो इस विधेयक के तहत समुद्री जल दस्युता को एक निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान, व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि जल दस्युता के तहत हिंसा के ऐसे कृत्यों को उकसाना और जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में भाग लेना, सुविधा देना या समुद्री जल दस्युता से जुड़े जहाज या विमान के संचालन में स्वेच्छा से भाग लेना भी शामिल है। उसके बाद अगला जो मुद्दा है वो देखते हैं कि दंड का प्रावधान क्या है। तो इस टॉपिक में दंड के क्या प्रावधान है इसके बारे में देखते हैं। तो समुद्री जल दस्युता
के अपराध में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला है कि आजीवन कारावास, दूसरा क्या है कि मृत्यु दंड। यदि समुद्री डकैती का कार्य किसी व्यक्ति मौत का कारण बनता है तो उसके क्या होंगे, मृत्यु दंड दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, दूसरा कि जलदस्युता के किसी कार्य में भाग लेना, आयोजन करना, सहायता करना या करने का प्रयास करना और दूसरों को भाग लेने के लिए निर्देशित करना आदि के अपराधों में दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ 14 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। उसके बाद है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों की गौरतलब है कि इस विधेयक के पारित होने से पहले भारत में गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के मामलों से निपटने के लिए कोई कानून नहीं था। और बात यह है कि जो गहरे समुद्र में क्या होता है कि समुद्री जो डकैती होती थी उस मामलों को निपटने के लिए किसी तरह के कानून व्यवस्था नहीं की गई थी। इसीलिए जो है समुद्री जलदस्युता विरोधी मतलब अब जो कानून है वह लाया गया है। उसके बाद है कि अगला कि यह विधेयक लागू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS, ठीक है दोस्तों, यानी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को कानूनी आधार प्रदान करेगा, जिसे भारत ने वर्ष 1995 में मंजूर किया था। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है कि इससे पहले भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के तहत सशस्त्र डकैती और विशिष्ट अदालतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधानों के तहत समुद्री लुटेरों पर मुकदमा चलाया जाता था। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि हालांकि इसके तहत भारत के समुद्री तट से 12 समुद्री मील की दूरी से आगे के क्षेत्र में किसी विदेशी द्वारा की गई समुद्री डकैती की घटनाओं में IPC के तहत मामला नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में पूर्व समुद्री डकैती के मामलों में अभियुक्तों को अधिकार क्षेत्र की इस बाध्यता के कारण बरी करना पड़ रहा है। इसलिए यह जो है समुद्री जलदस्युता विरोधी विधेयक इसी वजह से लाया गया। और भी कई सारे कारण हैं, देखते हैं कि किसके वजह से लाया गया। तो यह कानून हमारे समुद्री व्यापार मार्गों एवं अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में भी सहायक होगा। उसके बाद है कि वर्तमान में भारत लगभग 7,500 किलोमीटर, यानी अगर एक्चुअल आप देखना चाहते हैं तो 7,516 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा के साथ रणनीतिक रूप से विश्व की प्रमुख शिपिंग मार्गों से सीमा साझा करता है। देश के कुल व्यापार का लगभग 95% हिस्सा यानी मात्रा के हिसाब से और मूल्य के हिसाब से 68% जो है समुद्री परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। उसके बाद है कि वर्ष 2021 तक पोत पुनर्चक्रण उद्योग के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी का 30% से अधिक थी। उसके बाद देखते हैं कि क्या है UNCLOS, यानी UNCLOS क्या है कि UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS महासागरों में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों का एक समूह है। अगला पॉइंट है कि इस संधि को सबसे पहले 10 दिसंबर 1982 को मोंटेगो बे जमैका में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। UNCLOS के अनुसार गहरे समुद्र में समुद्री डकैती को घटनाओं से निपटने के लिए सदस्य देशों को एक समुद्री जलदस्युता में शामिल जहाज या विमान को जब्त करने की अनुमति है। कह रहा है कि इसके जो सदस्य देश है उसके क्या है कि गहरे समुद्र में समुद्री डकैती की अगर कोई घटना है उसे निपटने के लिए क्या कह रहा है कि उस समुद्री जहाजों को क्या कर सकता है, वह जहाज को या विमान को जब्त करने की अनुमति देता है। कौन देता है? तो UNCLOS। किसको देता है? जो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि और वे इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं और जो व्यक्ति उस क्या कह रहे हैं इसका अंजाम देता रहेगा उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं।
तथा जहाज की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, और जहाज में जो भी संपत्ति है उसको भी जब्त किया जा सकता है। उसका अगला है क्या कि हालांकि ऐसी जब्ती युद्धपोतों या सैन्य विमानों द्वारा की जानी चाहिए, यानी इसकी जो जब्ती है वह युद्धपोतों जो हमारे देश की है और सैन्य विमानों के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे पोत द्वारा की जानी चाहिए जिन पर चिन्हित करने के लिए स्पष्ट मार्कर होने चाहिए कि वे सरकारी सेवा में हैं। उसके बाद है कि अगला जो पॉइंट है कि जब्ती और गिरफ्तारी करने वाले देशों की न्यायपालिका को दंड तय करने और जब्त संपत्ति से निपटने का तरीका तय करने की अनुमति है। उसके बाद न्यायालय का क्षेत्राधिकार और न्यायालय इस क्षेत्र में क्या उनके अधिकार है, इन सभी बातों को देखते हैं। तो केंद्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सत्र न्यायालयों को इस विधेयक के तहत नामित न्यायालयों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत मनोनीत न्यायालय निम्नलिखित द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई करेगा। इसमें सब पॉइंट है कि भारतीय नौसेना या तट रक्षक की हिरासत में बंद व्यक्ति चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर सकता है और उसके लिए कोर्ट जो है सजा दे सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। उसके बाद अगला है कि अगला पॉइंट कि न्यायालय के पास विदेशी जहाज पर किए गए अपराधों पर मामला चलाने का अधिकार नहीं होगा। और क्या है कि न्यायालय के पास जो है विदेशी जहाज जो जब्त किए गए हैं उस पर अपराध पर जो मामला चलाने का अधिकार है वह नहीं होगा। उसके बाद जिसमें है जब तक की क्या है, इसमें कुछ शर्तें हैं। जहाज, पहला है जहाज के मूल देश, उसके बाद दूसरा जहाज के मालिक, या तीसरा जहाज पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं किया जाता है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि अपवाद क्या है, तो गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नियोजित युद्धपोत और सरकारी स्वामित्व वाले जहाज न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। उसके बाद इसके पीछे चुनौतियां क्या आ सकती है, क्योंकि हर एक चीज क्षेत्र में कुछ भी करे तो उनके पीछे एक चुनौतियां आती ही है। अगर लाभ होता है, आवश्यक होता है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो इसके पीछे की क्या चुनौतियां हैं वो देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मृत्यु दंड का प्रावधान। इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति समुद्री डकैती का कार्य करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद अगला है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के लिए अनिवार्य मृत्यु दंड के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट कि न्यायालय ने माना है कि अनिवार्य मृत्यु दंड देने वाला प्रावधान मनमाना और अनुचित है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहता है और अदालतों को मृत्यु दंड देने या न देने पर अपने विवेक का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इटली और श्रीलंका जैसे अन्य देशों द्वारा भी UNCLOS की पुष्टि की गई है तथा समुद्री डकैती को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए हैं, परंतु उनमें अनिवार्य मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन भारत में क्या है कि अगर इस घटना को अंजाम, यानी समुद्री डकैती के कार्य करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है दूसरा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को क्या है मृत्यु दंड दिया जाएगा। सिर्फ यह भारत के लिए है, भारत के कानून में है, ऐसा कोई देश के अन्य कानून में नहीं है। तो ये एक भारत के लिए चुनौतियां हैं। उसके बाद क्षेत्राधिकार क्या है, तो यह विधेयक भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के सीमाओं से सटे और उससे आगे के समुद्री के सभी हिस्सों पर लागू होगा, अर्थात समुद्र तट से 200 समुद्री मील से आगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हालांकि इस विधेयक में देश के EEZ के दायरे में घटित मामलों के संदर्भ में अधिक अस्पष्टता नहीं है। इसके बाद आगे की राह क्या है देश के लिए और समाज के लिए, तो यह कानून भारत को हिंद महासागर से पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी समुद्री क्षमता को स्थापित करने के साथ देश में मजबूत समुद्री सुरक्षा तंत्र गठित करने में सहायक होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एक मजबूत कानूनी तंत्र के अभाव में समुद्री जलदस्युता के बढ़ते खतरे के साथ ऐसे क्षेत्रों में परिवहन के लिए समुद्री जहाज संचालकों को इंश्योरेंस के लिए अधिक मूल्य अदा करना पड़ता था।
ऐसे में इस कानून के लागू होने के बाद समुद्री परिवहन की लागत में क्या होगी, कमी आएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उसे भी इस टॉपिक से फायदा हो जाए और इस चैनल से फायदा हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।